हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ओके, तो आज मैं आपका इस लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का इस लेक्चर में बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं क्या, कूलॉम्स लॉ, जिसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। कुछ आईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, हाँ, तो इसमें हमें बैलेंस बना के रखना है। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन जब देखेंगे तो ये बोर्ड वाला पार्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, और कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वो भी बोर्ड वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स लेंगे जिसमें आपका थोड़ा सा आई जेई का टच हो जाएगा और नीट का टच हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपनी जर्नी को आज रखने वाले हैं। ओके डियर, तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लोगों ने ये चीज़ जरूर कर ली होगी कि मैंने भाई इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 2 में ये क्विज़ कराई थी। तो कितने बच्चों ने वो क्विज़ अटेंड करी? अगर नहीं करा है आपने तो कर लीजिए भाई, तभी मज़ा आने वाला है। ओके, और उसके पहले, इस क्विज से भी पहले मैंने आपको क्या करवाया था, चार्ज बताया था और चार्ज के टाइप बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था, और फाइनली मेथड ऑफ चार्जिंग पे ले जाके मैंने लेक्चर को ख़त्म कर दिया था। और उसके अगले ही दिन यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने प्रैक्टिस क्विज कर ली थी। ओके, अब आज हम लोग करेंगे कूलॉम्स लॉ। लेकिन डियर, कूलॉम्स लॉ पे आने से पहले, कूलॉम्स लॉ पे आने से पहले एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कूलॉम्स के बारे में। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लगता है अपन को कि यार अपन तो साइंस वाले हैं, है ना, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम हिस्ट्री जान जाएंगे, और क्या ही इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब उसका क्या इंटरलिंक है, क्या कनेक्शन है। लेकिन नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा सा इतना जान लो कि हाँ तुम्हें कूलॉम के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो कूलॉम आप कहते हो, उनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टीन डी कूलॉम। ओके, और इनका जो जन्म हुआ था वो 14 जून 1736 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी डियर, वो अगस्त 23 1806 में हुई थी, यानी 1806 ईस्वी को, यानी 23 अगस्त 1806 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 14 जून 1736 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब अपन को होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इस बात से ज़रूर होना चाहिए कि भाई जब 14, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में मिसमैचिंग है क्या? नहीं, ठीक है, 14 जून 1736 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ के? मेन जो कंट्री थी वो थी फ्रांस। ओके, हाँ, तो फ्रांस के रहने वाले थे। अगर आपको ये बात जानना हो कि ये कूलॉम किस लिए फेमस थे, तो कूलॉम्स लॉ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए। कूलॉम्स लॉ था क्या? तो कूलॉम्स लॉ था क्या कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, अभी बस थोड़ी सी बात जानेंगे, बाकी तो डेरिवेशन अपन इसके बाद में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका Q1 चार्ज है, इन्होंने कहा क्या था, और ये आपका जो है डियर ये Q2 चार्ज है। तो बेसिकली इन्होंने ये बात बताई थी कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इन दोनों पे वो जो होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, ये जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 डॉट Q2 के। पहली चीज जिन्होंने ये बताई थी, और दूसरी चीज जिन्होंने ये बताई थी, ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा ये क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के। यानी कि ये जो होगा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह लीजिए या प्रोपोर्शनल कहिएगा तो 1/स्क्वायर कहिएगा। ठीक है, स्क्वायर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो बेसिकली यही था। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट के रखेंगे। ये सारी कहानी अभी हम लोग बाद में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को कहा गया कूलॉम फोर्स डियर, इसी को कूलॉम फोर्स कहा गया। बहुत ज़्यादा इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 1764 से 1764 से 1772 तक इन्होंने मिलिट्री में काम किया था, जो कि वेस्ट इंडीज़ में एक मिलिट्री, जैसे अपने यहाँ होती नहीं है, जैसे अपने यहाँ सैनिक लोग होते हैं, वैसे ही ये भी मतलब मिलिट्री में काम किया इन्होंने। और मिलिट्री में किस पोस्ट पे थे? ये मिलिट्री इंजीनियर की पोस्ट पे थे। ओके, जैसे अपन भी जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं
तो या अगर अपन मैथमेटिक्स वाले हैं तो आगे चल के अगर बीटेक करने का मूड है तो बीटेक करने के बाद आप भी इंजीनियर बनेगा। तो इन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी रही होगी, जिसके तहत इनको क्या किया गया था कि मिलिट्री में इंजीनियरिंग की पोस्ट दी गई थी। ओके, उसके बाद क्या हो गया कि ये फ्रांस चले आए। ओके, कुछ दिन के बाद ये फ्रांस चले आए। क्यों चले आए? क्योंकि इनका हेल्थ का थोड़ा सा इशू हो गया था। हेल्थ के इशू की वजह से ये वापस फ्रांस चले आए। और फ्रांस पे जब आए तो उस समय फ्रांस रेवोल्यूशन आपने सुना होगा ना, फ्रांस रेवोल्यूशन क्लास 10 में पढ़ा हो ना कि फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। तो फ्रांसीसी जब क्रांति चल रही थी उसी के दौरान की ये बातें हैं। और जब ये वापस फ्रांस में आए तो फ्रांस में आने के बाद इन्होंने फिर ये निश्चय किया कि अब ये क्या करेंगे, अब ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। ओके, और इसी दौरान इनको 1802 ईस्वी में क्या किया गया, इनको अपॉइंट किया गया एज अ इंस्पेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ओके, यानी कि पब्लिक को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इनको गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कोई छोटी सी नौकरी दी होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। तो फाइनली बात यह है कि इन्होंने रिसर्च स्टार्ट किस पे किया था। तो देखो, इन्होंने इस रिसर्च जो स्टार्ट किया था वो किया था इलेक्ट्रिकल फोर्स पे। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि प्रीस्टले, सीले और प्रीस्टले का नाम आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। तो प्रीस्टले के द्वारा दिए गए लॉ पे इन्होंने काम करना शुरू किया था। ओके, जिसको इन्होंने फिनिश किया था 1785 यानी 1785 से 89 के बीच में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया था, रीपब्लिश कर दिया था इसको फिर से। और उसी बीच इन्होंने क्या किया था, उसी बीच इन्होंने स्क्वायर, है ना, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ की खोज कह लीजिए या उसकी डिस्कवरी कह लीजिए, उन्होंने किया था। कैसे किया था उन्होंने? इस चीज को करने के लिए उन्होंने एक टॉर्सन बैलेंस, इस चीज की खोज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक टॉर्सन बैलेंस नाम की एक ये कह लीजिए एक डिवाइस उन्होंने बनाया था, टॉर्सन बैलेंस। ओके डियर, तो टॉर्सन बैलेंस का क्या काम था उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। टॉर्सन बैलेंस एक तरीके की एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये कहाँ पे है, इनटू, यहाँ पे देखिए अंडर ही स्टेटेड, यहाँ पे प्रिस्टले के द्वारा किए गए खोज पे इन्होंने फिर से काम किया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक टॉर्सन बैलेंस, यहाँ पे एक वर्ड था जिसको मैं खोज रहा हूँ, वो वर्ड कहाँ है, वो ये है डियर, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये है, ये टॉर्सन बैलेंस की इन्होंने, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी इनके लिए। ये टॉर्सन बैलेंस की जो इन्वेंशन थी डियर, वो बहुत ही बड़ी थी। वो कुछ इस प्रकार से थी कि यहाँ बीच में एक जो है ना, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट हुआ करता था और इससे लगे हुए दो पार्टिकल यहाँ पे होते थे। तो और इसका जो कनेक्शन होता था ये ऊपर से होता था, ठीक है। यहाँ पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कराते थे तो यहाँ पे लगे हुए जो दोनों बॉल हैं, अगर उन पे चूंकि चार्ज होता था, अगर उन पे चार्ज होता था तो चार्ज यहाँ पे आके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये दोनों बॉल्स जो होती थी आपस में रिपेल कर जाती थी, जिसकी वजह से ये चीज़ बताने में ये सक्सेस हुए कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के बारे में इन्होंने बहुत ढेर सारी बातें करी। और किसकी मदद से डियर? वो यही डिवाइस थी टॉर्सन बैलेंस की। ओके, तो टॉर्सन बैलेंस पे इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया था। उसके बाद आगे चल के कुछ और भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका नाम हुआ था वो इसके लिए ही हुआ था कि इन्होंने इन्वर्स स्क्वायर ला दिया था। इन्होंने कुछ और भी चीज़ों पे भी काम किया था, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस पे भी काम किया था। इन्होंने पॉइजन्स रेशियो दिया गया था कुछ दिन तक, उस पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। ओके, तो ये कुछ बातें थी डी एगस्टीन डी कुलॉम के बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग थोड़ा सा चलें तो थोड़ा सा, है ना, अपन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं जो ये मेन लॉ था इसका मेन लॉ था वो क्या था, उसके बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे। चलो, तो जो कूलॉम्स का मेन लॉ था डियर, उसका सबसे पहला ये था कि कोई भी दो चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला चार्ज है और ये Q1 चार्ज है। ओके, और ये दूसरा चार्ज है आपका, ये मान लीजिए ये Q2 चार्ज है। और ये दो के दोनों चार्ज जो है मान लीजिए ये r डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इन्होंने ये बताया था कि इसके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। इन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के। इन्होंने ये बताया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r
आर स्क्वायर के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएगा डियर, तो ये पता चला कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जहां पर आपका ये जो के जो है डियर, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, और इस के को भी हम लोग 1/4 पाई एप्साइलम नॉट से जानते हैं। ठीक है, इस के की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्साइलम नॉट होती है। ठीक है, एप्साइलम नॉट ना कह के अगर हम लोग केवल एप्साइलम कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब एप्साइलम नॉट हम लोग लगा देते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड टर्म हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये जो एप्साइलम होता है डियर, ये आपकी होती है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या होती है? परमिबिलिटी परमिटिविटी कहिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो किसी भी मीडियम की ये जो एप्साइलम है यहाँ पे, ये परमिटिविटी, ज़्यादातर आप लोग ये देखते होंगे कि आपको जो फार्मूला मिलता है उसमें 1/4 पाई एप्साइलम नॉट लगा होता है। तो ये जो एप्साइलम नॉट होता है डियर, ये परमिटिविटी ऑफ एयर कह लीजिए, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह लीजिए। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स लॉ कुछ नहीं है, कूलॉम्स लॉ केवल क्या है, Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बस हमको इतने से मतलब रखना है। ओके, केवल हमको इतने से मतलब रखना है। अब बात ये आती है कि के की वैल्यू क्या होती है डियर। तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलॉम स्क्वायर, नहीं न्यूटन, सॉरी रुको, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात ये आती है आपके दिमाग में कि भाई ये आया कहाँ से। तो देखो, अभी अभी हमने आपको बताया ना कि के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 × पाई, है ना, 4 पाई। और ये के जो है, ये वैल्यू जो है डियर, ये है आपकी किसके लिए, ये है फ्री स्पेस के लिए बताया गया है। ठीक है, हाँ, तो एप्साइलम नॉट की जो वैल्यू होती है डियर, वो होती है 8.5 into 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। जब इतने को हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू जो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये अपने आप आ जाती है। ठीक है, हाँ, तो अब बात ये आती है कि कूलॉम्स लॉ के बारे में आपको आइडिया हो गया। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बारे में क्या आइडिया हो गया आपको, फाइनली पता चला कि भैया F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सीधी सी बात है कि ये चीज़ हमको बिल्कुल से अब रट लेनी है, क्योंकि अब यही हमारे काम आने वाला है। अब कुछ बातें हैं जो कूलॉम्स लॉ के बारे में हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है डियर, वो ये है कि ये लॉ जो है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए डियर कि ये जो चार्ज है इसका ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स जो कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये बात जान लीजिएगा। तीसरी बात आप जान लीजिए डियर कि ये जो फोर्स होता है इसके बारे में कहा जाता है कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इसमें आप लिख लीजिए कि ऑलवेज एक्ट along
along the line joining along the line joining the two charges along the line joining the two charges। ये बात समझ में आई। तो यही है होल सोल किसका, कूलॉम्स लॉ का। ओके डियर, अब कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने सीख ली। अब बारी आती है कि अब हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दें। ओके डियर, हाँ डियर, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी सुन लीजिए डियर कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है किसका, कूलॉम्स लॉ में, ये हमेशा स्टैटिक चार्जों के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है। इसका मतलब ये उन चार्जेस पे अप्लाई किया जाएगा जिन पे डियर क्या होगा, जिनमें चार्ज रेस्ट कंडीशन में होंगे। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम करने शुरू कर दें, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है डियर वो ये किया जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी अभी हमने आपको बताया ना कि एप्सिलॉन नॉट क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही के की वैल्यू थी, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, F था। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पहली चीज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, ये तीन चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, एक नंबर में पूछी जा सकती हैं बोर्ड लेवल पे और अक्सर पूछी गई हैं। तो यहाँ से मैं आपको चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल फील करा दूँ। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से ज़रा देखिए डियर, क्या आप ये बात कह सकते हैं, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो इसके नीचे सारे आ जाएंगे, ठीक है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F आर स्क्वायर होगा कि नहीं। देखो जरा, यहाँ से अगर मैं ये चाहूँ कि ये केवल एप्सिलॉन जो है इधर आ जाए और F इधर आ जाए, तो क्या ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्या ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आप यहाँ से ये बात बोल नहीं सकते हो कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू अभी अभी आपने निकाला था, क्या आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे कूलाम है, यहाँ पे कूलाम है, नीचे पे न्यूटन है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई उसकी यूनिट। अब जरा हम लोग किसके बारे में बात कर लें, अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूले की बारे में अगर बात करना चाहें तो Q के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AT स्क्वायर, अरे भाई AT लिखते हैं ना, AT लिखते हैं Q के लिए, तो AT क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर यानी A2 T2 अपान में 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। F के लिए याद हो तो क्या लिखते हैं आप, MLT -2, याद है यही तो लिखते थे। और R के लिए क्या लिखोगे, R के लिए तो लेंथ है, लंबाई L स्क्वायर लिख दोगे। तो फाइनली क्या बन गया है ये बताओ, M -1 L -3 T, अब T ऊपर जाएगा तो T नीचे से -2 है, यहाँ देखो -2 है, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ऊपर भी 2 है, तो 4 और यहाँ पे A2। तो फाइनली ये बन के आया आपका डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन आराम से मिल गई होगी। ओके, अब बात ये आती है डियर कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होता है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू हमेशा दी जाती है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू जब भी आपको दी जाएगी, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे
इस वाले इक्वेशन से आप ज़रा देखिए या इस वाले इक्वेशन से आप देखिए, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर अगर हम लोग k की वैल्यू को बढ़ाएं, k की वैल्यू को अगर बढ़ाएं तो E यानी एप्सिलॉन की वैल्यू घटेगी, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू घटेगी तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा हेड पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसी का इन्वर्स बोलना चाहूँ, इसी का उल्टा बोलना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो k की वैल्यू घटेगी, या यूं कह लूँ कि अगर k की वैल्यू घटेगी तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी और फोर्स की वैल्यू घटेगी। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? ये कहाँ से लिया गया? ये यहीं से लिया गया। देखो जब F देखो F k कहते हो या 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहते हो, तो यहीं से ये बातें हम कर रहे हैं, जहाँ पे ये जो k है ना, ये जो k है, हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मान रहे हैं। ओके, क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ओके डियर, तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो चलिए अब हम लोगों की बारी आ जाती है कुछ न्यूमेरिकल्स करने की। पहले तो मैं ऐसे ही आपको ओरली एक आध दो क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि बिल्कुल बेसिक लेवल आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। हाँ तो डियर, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा ज़रा। ये क्वेश्चन है कि एक चार्ज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक चार्ज यहाँ पे +2 कूलम है और यहाँ पे एक चार्ज मैंने ले लिया है +6 कूलम। अब आपको ये बताना है कि अगर इनको 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। तो अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स, देखो है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इसमें जैसे ही आप क्या लगाइएगा, एक फार्मूला लगाइएगा कि F = K Q1 Q2 अपान R²। बस फटाफट से जैसे ही आप इसको करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से आ जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि कुछ बेसिक बातें हम लोग करें, और वो बेसिक बात ये है डियर कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी, ये हमेशा मीटर में होनी चाहिए। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, जो चार्ज होगा आपका वो हमेशा कूलॉम में होना चाहिए। ज़्यादातर डिस्टेंसेस हम देखते हैं डियर, वो सेंटीमीटर में दी जाती हैं। तो जब कभी भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 10⁻⁻² से गुणा करना पड़ेगा। और ये जो चार्ज होते हैं डियर, मैंने अक्सर देखा है क्वेश्चंस में, चार्ज हमेशा आपको माइक्रो कूलम में दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने चलेंगे, आपको 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको आनी ही चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स भी आप कह सकते हो। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 कूलम इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है? 6 कूलम अपान में R² का मतलब 4 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो -2 कर दोगे और इसका स्क्वायर। बोलो मजा आया कि नहीं? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरूर सॉल्व, देखो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत किया करो, एक एक पॉइंट आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके डियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखो, इसको बिल्कुल कैसे सॉल्व करोगे। देखो अब यहाँ से सॉल्व करना, इसको थोड़ा सा एक बार और कर लीजिए। 10⁻9 इंटू 6 × 12 इंटू, अब देखो इंटू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की घात नीचे कितना है? 2, और स्क्वायर लगा है तो 4, और ये ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात +4 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा डियर? देखो जरा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। जब आप 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 3 = 12 और यहाँ पे 4 चौके 16। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब इसको अगर फाइनली हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं डियर, तो ये आ जाएगा आपका 6.75 × 10⁻13 न्यूटन। चूंकि फोर्स है
तो न्यूटन में ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन था जिसमें दो चार्ज दिए गए थे आपको और दोनों चार्ज की हमें क्या निकालनी थी, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालना था। अच्छा ये बताइए फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? भाई सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको रिपेल कर रहा होगा। कितने फोर्स से? अब मान लीजिए कि ये फोर्स, ये मान लीजिए चार्ज नंबर 2 है और ये चार्ज नंबर 1, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 बाई 1 और ये कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी 6.75 इंटू 10 टू द पावर कितना, 13 न्यूटन। और इसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी कितनी, 6.75 इंटू 10 टू द पावर 13 न्यूटन। बस एक अंतर ये रहेगा कि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी दो पॉइंट चार्जेज अगर आपको दिए गए हैं तो दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। कैसे डियर? इक्वल फोर्स लगाते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ आपको और भी क्लियर हो जाएगी जब हम लोग आएंगे किस में, जब हम लोग आएंगे वेक्टर्स लॉ, यानी कि इसका जो कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म है जब उसमें देखेंगे तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो, तो डियर दूसरा क्वेश्चन आप सुनिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज के गोले हैं, दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। दोनों स्फीयर्स का क्या हाल है कि दोनों पे, है ना, दो गोले हैं और दोनों पे क्या है, अलग अलग आवेश है। क्या है? दोनों पे आवेश जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब अगर इस पे मान लीजिए कि Q1 आवेश है, कितना है, इस पे मान लीजिए Q1 आवेश है तो इस पे Q2 आवेश है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों के बीच की जो दूरी है डियर, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाता है, इन दोनों को आपस में टच करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? इन दोनों को आपस में टच करा दिया जाता है। और जब टच कराया जाता है, इन दोनों को जब आपस में टच कराया गया, फिर उसके बाद उनको क्या किया गया, फिर उसके बाद इनको 90 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग कर दिया गया। टच कराने के बाद, टच कराने के बाद क्या किया गया, इनको अलग कर दिया गया। अब आपको ये बताना है कि अगर, हाँ इस पे एक चीज़ और दिया गया है आपको कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, अगर वो 0.025 न्यूटन दिया गया हो तो इनके चार्ज की वैल्यू बताओ, इनके चार्ज की वैल्यूज बताओ। आप बताओ चार्ज की वैल्यूज फाइनली, ठीक है। अब फाइनली इनके चार्ज की वैल्यूज क्या है आपको ये बताना है। समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ, तो अब ट्राई करो इस पे और देखो इसको कैसे लगाओगे। तो एक चीज़ आपने सीखा होगा डियर, वो क्या कि जब कभी हम दो चार्जेस को एक दूसरे से टच करा देते हैं तो उन पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल भैया समझ में आती है। तो ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 है और ये जो चार्ज Q2 है, ये टच कराने के बाद इक्वल हो गए होंगे। बोलो हाँ या ना? तो कहोगे भैया बिल्कुल हो गए होंगे। इसका मतलब ये जो Q1 और Q2 था, अगर हम ये कहें कि अब ये चार्ज Q हो गया है और ये भी चार्ज Q हो गया है, तो आपको क्या कोई दिक्कत, क्या आपके पेट में दर्द तो नहीं होगा इससे कि भैया ये भी Q हो गया है और ये भी Q हो गया? तो आप बोलोगे हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बताओ कि इनके बीच में जो F लग रहा है वो क्या होता है? F होता है Q1 Q2 अपान R² होता है। ओहो, ये तो बात सही है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या दिया गया है, 0.025 इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। Q1 की वैल्यू क्या है, Q है। Q2 की वैल्यू क्या है, Q है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डियर वो है 90 इंटू 10 टू द पावर -2। ये भैया -2 क्यों लगा दिए? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है, देखो ध्यान से, और इसको हम मीटर में, अब स्क्वायर कर दो। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब आप ये कहोगे कि भैया Q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा सारा का सारा, तो ये हो जाएगा 0.025 इंटू 90 क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू 10 टू द पावर -4। बोलो हाँ है ना? और अपान में क्या करोगे,
अपान में क्या करोगे, अरे भाई जैसे आप Q1 Q2 करोगे तो यहाँ नीचे 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अब भाई इतना तो सिंप्लीफिकेशन सबको आता है। जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे डियर तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपके सामने वो आएगी 2.25 इंटू 10⁻12। ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, ये वैल्यू आपकी हो गई क्यू स्क्वायर की। किसकी, क्यू स्क्वायर की। तो ये बताओ भैया क्यू की वैल्यू क्या होगी, अरे यार अंडर रूट मार दो इसका, अंडर रूट मार दो। तो अंडर रूट 2.25 इंटू 10⁻12, इसी को आप कह सकते हो डियर प्लस माइनस 1.5 इंटू 10⁻6 क्या, कूलॉम। ओके भैया प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज हैं, ये जो चार्ज हैं, ये दोनों जो क्यू चार्ज हैं या ये जो क्यू चार्ज है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपने बिल्कुल इंजॉय किए होंगे और ये बिल्कुल बोर्ड लेवल से भी बिलो लेवल के क्वेश्चन थे। बस केवल इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा था आपके पास कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कूलॉम्स लॉ काम कैसे करता है। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये काम कर लिया है तो ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मैंने आपके लिए क्या, जिसमें मैंने आपके लिए ऑप्शंस की भी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं ऑप्शन टाइप वाला, यानी कि अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन अब आपके लिए होंगे ये मान लीजिएगा आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप किसी भी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप जेईई मेन के लिए बैठते हैं, आप नीट के लिए बैठते हैं, या अगर आप एडवांस में भी बैठेंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट का बहुत 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 मदद मिलेगी इन कॉन्सेप्ट से। तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना। तो चलिए डियर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप उसका सॉल्यूशन बताइएगा। कहते हैं टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर, यानी एयर में रखे हुए दो चार्ज हैं, ये है एक चार्ज और एक चार्ज ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डियर वो क्या है, वो डी है। अब क्या करा है कि कूलाम फोर्स बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच लगने वाला जो कूलाम्बिक फोर्स है वो एफ है। ओके ठीक है, और कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन देम द कूलाम फोर्स नाउ बिकम। अब क्या होगा, तो मैंने आपसे बताया था भैया, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाएगा बीच में तो वो फोर्स को क्या करेगा, घटाएगा। इसका मतलब पहले अगर फोर्स F था तो अब वाला फोर्स क्या होगा डियर, चूंकि के आ गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए वो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F अपान के। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F अपान का के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल 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 करेक्ट है। ओके डियर, तो अब याद रखिएगा कि अब ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी आते हैं तो आप उनका मुंह ज़बानी आंसर कर सकते हो। कैसे, सपोज करो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि जहाँ पे दो चार्ज दे दिए गए आपको और ये बताया गया कि इनके बीच का जो फोर्स है, उनके बीच का फोर्स मान लो 18 न्यूटन दे दिया गया या 20 न्यूटन दे दिया गया, और आपसे ये पूछा गया कि मान लीजिए कि कल को आपको एक ऐसा मटेरियल दिया जाता है इनके बीच में रखने के लिए जिनके के का मान मान लो 3 था, के का मान कितना है, 3 है। तो अब ये बताओ कि जो नया फोर्स होगा एफ न्यू जो होगा वो क्या होगा, तो आप सीधे बोलोगे कि पुराना वाला एफ अपान के। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 से काट दोगे तो यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये चीज़ जो है डियर, ये एफ अपान के वाली, ये आपके लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन का काम करेगी। ठीक है, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये आया, टैन टैन। अच्छा, इस पेज को मैंने लिया था भाई सॉल्व करने के लिए, तो ठीक है, इस पे नहीं, ये रहा क्वेश्चन आपका। चलिए इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि आप इसका आंसर दे पाएँ। ओके चलो, तो डियर ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन बिल्कुल
पुराना, बिल्कुल। अब आप ये जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उनका पुराने वाले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो लिंक जरूर होगा। तो यहाँ पे क्या लिंक है, आइए देखते हैं। कहते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इन एयर इज एफ। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इनको एयर में रखा गया है, कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे, और ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो फोर्स जो लग रहा है वो F है। फिर कह रहे हैं कि इट, है ना, इट द सेम चार्ज, इट नहीं, यहाँ इफ होना चाहिए, इफ द सेम चार्ज आर केप्ट इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस, ओके, तो हाउ डज द फोर्स बिटवीन देम चेंज। तो देखो डियर, जब भी कभी आप इस पूरे की पूरी सिस्टम को, जब आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जहाँ पे ये Q1 है, जहाँ पे ये Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को, अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को डियर अगर आप पानी में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप पानी में डाल देते हैं, तो क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अब ये जो फोर्स आएगा, अब ये जो फोर्स आएगा डियर, वो F इज इक्वल टू एफ न्यू जो होगा वो F ओल्ड अपान के हो जाएगा। और पानी के लिए आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी डियर कि F ओल्ड अपान के की वैल्यू 81 होती है, वाटर के लिए ये वैल्यू 81 होती है। थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, वैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए, चूंकि पानी है, नॉर्मल चीज़ है, तो इसका आपको के की वैल्यू पता होना चाहिए। यानी कि जो F न्यू आएगा, F न्यू आएगा वो क्या आएगा डियर, वो F अपान 81 आएगा। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम था नहीं, बस थोड़ा सा डेटाबेस था, जो कि हम पुराने क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस किए हैं तो ये हो जाता। चलिए नया क्वेश्चन आपके लिए, नया क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा कि अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओहो, बहुत अच्छे। द टू चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस अपार्ट have a maximum coulombic repulsion. Oh, then the ratio of Q and one of the part is given by। तो सीधे सी बात यहाँ पे ये है डियर, सीधे सी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक Q कूलम चार्ज था, आपके पास क्या था, एक Q कूलम चार्ज था। फिर क्या हुआ कि इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में चेंज हो गया, किसमें, 2 पार्ट में चेंज हो गया। तो चलो ठीक है, हम 2 पार्ट मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये पार्ट जो है आपका, हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कि ये पार्ट आपका x हो गया, ठीक है। तो ये बताओ भैया कि ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा। तो आप बोलोगे कि भैया यार ये अगर हम मान लो q माने हैं इसको, अगर हम इसको q माने हैं तो ये अगर x हो गया तो ये आपका q माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका q माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डियर, ये बता दो। इनके बीच की डिस्टेंस r है, मान लेते हैं r है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। अब आप ये बताइए कि अगर ये चार्ज x है और ये q माइनस एक्स है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम कब होगा, कब होगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा बात याद करें 11th वाली, अगर 11th में थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जब हम लोग मैक्सिमा, डियर बताइएगा, जब हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिनिमा की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई डी एक्स, याद आ गया कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी क्या कर रहा है, मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे फोर्स पहले निकालते हैं। तो ये बताओ फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया फोर्स बराबर होगा के Q1, और Q1 यहाँ क्या है, x है, ओके। Q2, यहाँ Q2 क्या है, Q माइनस एक्स है, अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया माय डियर कि यहाँ पे जो f की वैल्यू आई, यहाँ पे जो f की वैल्यू आई वो क्या आई, वो ये आई के Q माइनस एक्स इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग फोर्स को मैक्सिमा बता रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे, मैक्सिमा बता रहे होंगे,
मैक्सिमा बता रहे होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, हमको करना पड़ेगा डी एफ अपान डी क्यू, डी एफ अपान डी क्यू। लेकिन डी क्यू नहीं, यहाँ पे एक्स लिए है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डी एफ अपान डी एक्स। हम लोग क्या कहेंगे, डी एफ अपान डी एक्स। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो इक्वेट करना पड़ेगा, तब हमको क्यू की मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगी। तो चलो ठीक है, हम इसको कर देते हैं। तो हम करते हैं डी एफ अपान डी एक्स बराबर जीरो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डी और एफ की जगह आपको करना पड़ेगा के क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स अपान का आर स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा, इतने को आपको दिखाना पड़ेगा जीरो। अच्छा जरा भैया हमें आप ये बताओ, डी बाई डी एक्स है सॉरी, तो ये बताइए कि आर क्या है। आर तो भैया कांस्टेंट है, और के क्या है, के भी तो कांस्टेंट है, तो इसको इधर भेज दो। तो बेसिकली डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ पहले इतना बताओ हमें। अच्छा ये बताओ क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया एक्स होगा। ओहो, यही तो गलती करते हो यार, एक्स कैसे होगा। क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्यू आएगा भैया, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस टू एक्स होगा। तो बराबर क्या हो गया, जीरो। तो बताओ माइनस टू एक्स बराबर, आप कहोगे माइनस क्यू, तो मैं बोलूँगा एक्स बराबर, आप बोलोगे भैया क्यू बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये Q और ये Q, ये दोनों के दोनों जो चार्जेस थे वो एक Q बाई टू है और एक Q बाई टू है। अब बात समझ में आई कि नहीं, अब बात समझ में आई कि नहीं। तो अब बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये बोलो। अब एक तो आपका Q बाई टू आ गया, आपका Q बाई टू आ गया, और दूसरा भी आपका Q बाई टू आ गया। अब आइए क्वेश्चन पे माय डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो, जरा ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ Q, यानी कि Q अपान, और क्या कह रहा है, वन ऑफ द पार्ट इज गिवन। इसका मतलब Q अपान ये जो Q बाई टू आया है, Q बाई तो अगला क्या आया है, Q बाई टू, तो बाई टू तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि Q इंटू टू अपान Q। इसका मतलब ये दोनों गया, आंसर आया टू बाई वन का रेशियो। क्या आया, टू बाई वन का रेशियो। इसका मतलब अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर आया सी फॉर चेन्नई। ओके, तो अब बात समझ में आई कि नहीं। तो इस क्वेश्चन से हमें सीख क्या मिलती है डियर, इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कभी भी लाइफ में हमको इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन, इसलिए क्योंकि हमसे मैक्सिमा पूछा गया है। तो मैक्सिमा की केस में हमेशा हमें डी एफ अपान डी एक्स जो होगा या डी एफ अपान डी क्यू जो होगा उसको हमें जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे डी एक्स क्यों ले लिया भैया आपने, आपको डी क्यू लेना था, तो हम क्या करें भाई, यहाँ पे हमने पहले ही एक्स मान लिया था। ठीक है, हाँ, तो ये बात है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। अब चलिए डियर, हम लोग लेते हैं कुछ अगला ऐसा क्वेश्चन जो जेई मेन या जेई नीट की तरफ, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये समझ लो कि आप सीढ़ियाँ बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सीढ़ियाँ बना रहे हो नीट और जेई वाले टारगेट पे पहुँचने के लिए। ओके, तो चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बढ़िया आ गया होगा, ठीक ठाक। ओके, तो चलो ठीक है। ओके, तो डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये चीज़ हमको कूलॉम्स लॉ में कैसे अप्लाई करना है, इसका आइडिया मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आपको आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और हाँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए जेई और नीट के लिए सीढ़ियों का काम करेंगे, स्टेप्स का काम करेंगे डियर। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मैंने लेक्चर को इसी तरह डिजाइन किया है कि अगर आप एक क्वेश्चन को करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ चार्ज, कह रहा है कि अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q एंड Q माइनस Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो
कहीं ना कहीं से तो पुराना वाला ही क्वेश्चन बन गया। देखो ना ध्यान से, देखो ना ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिपल यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो केप्ट द डिस्टेंस अपार्ट हैव द मैक्सिमम कूलम्बिक रिपल्सन। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा बदली है बस, मैक्सिमम कूलम्बिक रिपल्सन देन द रेशियो ऑफ क्यू एंड वन ऑफ द पार्ट इज गिवन। अब बताओ यहाँ पे आओ, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा भैया? मैक्सिमम तभी होगा जब Q बराबर कैपिटल Q अपान 2 हो जाएगा। बात से आप सहमत हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। इस क्वेश्चन को आप फिर से बिना पीछे वाली स्लाइड, बिना पीछे वाला क्वेश्चन देखे हुए अब इसको आप इसी समय सॉल्व करिए, जिसमें आप क्या करिएगा, डी क्यू बाई डी एक्स वाले कॉन्सेप्ट से जाइएगा, इसको जीरो करिएगा और फाइनली ये देखिएगा कि अब x की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप यही पाएंगे डियर कि q/2 आ रहा होगा। लेकिन पीछे मत पलटिएगा, ओके, और बिना सॉल्व किए हुए आगे भी नहीं बढ़िएगा, ईमानदारी दिखाइएगा तभी आगे बढ़िएगा माय डियर, ओके। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आपने बढ़िया से एंजॉय किया। और देखो लैंग्वेज बदलती है, क्वेश्चन वही रहते हैं, समझ रहे हैं ना आप? केवल होता क्या है डियर, केवल लैंग्वेज बदलती है बस, बाकी डेटा, बाकी वही कूलॉम्स ला लगना है यार, वही इनवर्स स्क्वायर ला है, वही Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, वही F अपान K है। तो सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपको मैनिपुलेट किया जाता है, ओके। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और अब हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओके। चलो क्वेश्चन पढ़ो। टू चार्जेस when kept at a distance of 1 meter apart in vacuum have some force of repulsion, okay। यानी कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज, टू चार्ज when kept at a distance, ये Q1 आप मान लीजिए और इसको आप Q2 मान लीजिए, ये कुछ डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं। चलो ठीक है। इफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस बी सेम, यानी कि इस पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही लग रहा है जितना इस पे लग रहा है, ओके, वो तो बात ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, इसका मतलब अभी जो इस पे फोर्स लग रहा था F है, और अब क्या किया गया, इन दोनों चार्जों के जो ये सेट हैं, ये जो सेट ऑफ चार्ज हैं Q1 और Q2 माय डियर, इनको अब किस में डाल दिया गया, अब इनको ऑयल में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया डियर? इनको अब ऑयल में डाल दिया गया। तो ये कह रहा है कि अब भी इनका जो है, अब भी इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो अभी भी F है, पहले भी F था, अभी भी F है। लेकिन याद रखिएगा कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई है। अब आप कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज, अब उनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, अब बताओ। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ना, ये 1 मीटर की डिस्टेंस में यानी r बराबर 1 है, तो अब क्या हो जाएगा ये बताओ, है ना प्यारा क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये बताओ कि पहले जो फोर्स ओल्ड कह लो, ठीक है, या F कहो, सीधे से F कहो, ओल्ड और न्यू पे ज़्यादा ना फोकस करो, सीधे कहो जो पहले लगने वाला फोर्स था वो F था, और F कितना था, F था K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। इसका मतलब डियर पहले जो F था वो F बराबर था K Q स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों चार्ज भी बराबर थे, क्या थे, बराबर थे। टू चार्जेज व्हेन केप्ट एट अ डिस्टेंस अपार्ट एंड व्हेन द सम फोर्स ऑफ रिपल्सन, हाँ मान लो कि चार्ज जो है, मान लो कि चार्ज 2 मिनट के लिए, कि मान लो चार्ज अलग अलग ही था, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को तुम अलग अलग ही कर लो, चार्ज को तुम अलग अलग ही मान लो, कोई बात नहीं। तो ये Q1 Q2 हो गया कि नहीं, इसका मतलब ये फोर्स। और अब जो फोर्स F डैश बन रहा है, अब K की वैल्यू जो है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जैसे ही आता है, फोर्स जो होता है वो K से भाग हो जाता है, यानी कि नया जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो F अपान K बनेगा। K का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, यानी अब वो बनेगा F अपान 4। अब बताओ K Q1
Q2 अपान, अब r की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर रखेंगे क्योंकि अब हमें तो वो डिस्टेंस मालूम करनी है। अब ये दोनों जो फोर्स हैं डियर, अभी भी इस फोर्स का मान क्या होगा, कह रहा है कि फोर्स अभी भी बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो फोर्स आप कहिए तो यहाँ पे F इजिकल टू हम लोग क्या कहेंगे, F इजिकल टू हम लोग कहेंगे 4K Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर, और इस फोर्स को बराबर कर दो। तो चलो बराबर कर दो, जैसे ही बराबर करोगे आप कहोगे K Q1 Q2 अपान 1, ठीक है। तो इतना पोर्शन पूरा कट जाएगा, इतना पोर्शन पूरा कट जाएगा। ओके, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ तो डियर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने फॉल्ट कर दिया है। फॉल्ट ये किया है कि ये जो चीज़ है इसको आप यहाँ पे लिखो डियर, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा ना, ये इसका पहले से ही। तो अब इसको और इसको बराबर करो, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ पे 4 करो, अब इसको और इसको बराबर करो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 1/4। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि जो दूरी पहले 1 मीटर हुआ करती थी अब वो दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो दूरी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है डियर, दूरी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब इसमें आंसर जो होगा अपना वो 0.5 मीटर आएगा। ओके, तो कभी भी कैलकुलेशन को आप मिस्टेक मत करिएगा, कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके हाँ, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको आया होगा। आइए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है डियर, जरा देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। कहता टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed in a vacuum at a distance d and the force acting between them is 5 unit। कितना, 5 यूनिट। उसके बाद देखिए इफ़ द मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2 ओके इज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड देम देन द नेट फोर्स नाउ विल बी। तो पहले फोर्स F हुआ करता था, पहले फोर्स कितना हुआ करता था डियर, पहले फोर्स F हुआ करता था। फिर क्या किया गया, इन दोनों चार्जेस के बीच में ये Q1 था, ये Q2 था, इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक ले आया गया, एक डाई इलेक्ट्रिक ले आया गया जिसकी K की वैल्यू कितनी है, उसकी K की वैल्यू 2 है। तो मैंने आपको बताया है कि जो F न्यू होगा वो F ओल्ड अपान K होता है। तो F ओल्ड क्या था डियर, 5 यूनिट ना, कितना यहाँ पे देखो फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज 5 यूनिट, तो 5/2 करिएगा तो आंसर सीधे 2.5 आएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये एहतियात बरतने की ज़रूरत है डियर कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब तो बच्चे मुँह ज़बानी करने लगे होंगे क्योंकि इतना आइडिया आ गया यार, इतने क्वेश्चन अपन कर चुके। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा है आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है डियर, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। कह रहा है कि टू चार्जेस आर इक्वल टू Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस इज इक्वल टू, रुक जाओ इसको पहले मिटा दें, ध्यान से इसको पढ़ो। क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे टू चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x is equal to -a and x is equal to a on the x-axis. Okay, a particle of mass m and charge q is equal to q/2 is placed at origin पे रखा जाता है। If the charge q naught is given a small displacement कितना कि y is equal to less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to, क्या होगा ये चीज़ आपको निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फील आया। अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं डियर। ओके चलो, हाँ डियर, तो ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से आपने पढ़ा और आपको फीलिंग आई होगी कि करना क्या है। तो इसमें क्या है बेसिकली, इस क्वेश्चन में डियर जो है कह रहा है कि टू चार्जेस Q
है ना, इक्वल चार्जेस हैं क्यू। तो ज़रा ऐसे सोचो कि मान लो कि ये है लाइन और यहाँ पे क्यू चार्ज है, ओके, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, ओके। फिर ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, तो ये देखो ये आपकी हो गई वाई एक्सिस और ये माइनस ए डिस्टेंस हो गया और ये प्लस ए डिस्टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ आपको ज़्यादा फील आएगा, यहाँ पर एक चार्ज रखा जाता है, यहाँ पर एक चार्ज रखा जाता है क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू है क्यू बाई टू। अब क्या करा, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। इफ द चार्ज क्यू नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई इज लेस देन ए along द वाई, इसका मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है, ओके। और अब कह रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा हो, अब सुनो ध्यान से, एक मिनट, अब सुनो ध्यान से बच्चे। इसमें आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा 11th क्लास की बातें हैं, इस पे इस तरीके का एक बन जाएगा और इस पे इस तरीके का एक लाइन ऑफ एक्शन आप बनाओगे, ठीक है। और ये आपका जा रहा है। अब यहाँ से जानते हो ये एंगल भी आपका, अगर मान लो इसको थीटा मान लेते हो, इसको भी थीटा मान लेते हो, तो ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा। तो इस तरीके जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो क्या लगेगा, क्या लगेगा, अगर पहले इस पे एफ लग रहा था, अगर इस पे एफ लग रहा है, तो अब हमें ये बताओ कि इसके बीच जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे ये कॉस थीटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा और ये भी एफ कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो आपका एफ नेट बनेगा डियर, वो बनेगा एफ 2f कॉस थीटा, बोलो हाँ ना। और 2f कॉस थीटा की वैल्यू अब हम लोग निकाल लें, बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो 2f कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो भैया, 2f कॉस थीटा। तो 2 का मतलब 2 और f का मतलब क्या, k q1 और q2 क्या हो गया है, q2 तो अब q बाई 2 हो गया है, k q1 q2 और अपान में आर स्क्वायर, अपान में आर स्क्वायर। अब ये बताओ कि आर क्या होगा, यहाँ पे ज़रा देखो तो, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोगों ने y मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक a मान लिया है, तो इसके बीच की दूरी ये क्या होगी, r, r होगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या सॉरी वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगी। तो चलो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा। और अब बताओ कि आगे क्या किया जाए, आगे अब क्या किया जाए, बोलो, ठीक है। और एक चीज़ आप और भूल रहे हैं क्या, इसके साथ में कॉस थीटा भी तो लगा है भैया, तो कॉस थीटा भी लगा दो। तो कॉस थीटा जब लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू Q1 इंटू क्यू बाई 2 अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू, अब इधर आओ, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, जरा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से, इसके, क्योंकि भाई अगर यहाँ से अगर आप लेंगे, यहाँ से अगर आप लेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, यहाँ पे देखिएगा, इधर देखो ज़रा ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये वाली वैल्यू भी आपको थीटा की तरह ट्रीट करनी पड़ेगी, बोलो है ना। तो आपका जो हाइपोटेनस यहाँ पे बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वाई अपान रूट में क्या, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात समझ में आई। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कुल मिला के जो आपकी वैल्यू बन रही होगी डियर, वो बन रही होगी के क्यू स्क्वायर वाई अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर स्क्वायर है और यहाँ हाफ, तो हाफ है, और यहाँ पे पावर कितना 1/2 और यहाँ पे 2, तो 1/2 और 2 कितना, जल्दी से बोलो,
यहाँ पे पावर अगर आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगी, पावर 3/2 बोल दें, पावर 3/2 बोल दें। अरे भाई 1.5 ना, 1.5 कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एफ नेट की बात करना चाहें डियर, एफ नेट की अगर हम बात करना चाहें तो ये प्रोपोर्शनल क्या होगा, के क्यू स्क्वायर वाई अपान, और ये बात कही गई है यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि y इज लेस देन a, तो इसका मतलब हम इस पूरी वैल्यू को, इसको हम निगलेक्ट कर लें, y को निगलेक्ट ही कर दें, तो a स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3। तो डायरेक्टली जो है f प्रोपोर्शनल टू क्या आया, f प्रोपोर्शनल टू y आया। तो यही चीज़ ये पूछ रहा था कि पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो एफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू -y, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। बस क्या है कि इस क्वेश्चन को अपने आप से विजुअलाइज करिए। अभी इस चीज़ का ना, इस चीज़ का विजुअलाइजेशन और ज़बरदस्त आएगा जब हम लोग करेंगे वेक्टर लॉ, जब सुपर पोजिशन कर लेंगे डियर। बेसिकली सुपर पोजिशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुपर पोजिशन से, इसको अभी करवाना थोड़ा सा लॉजिकली, ये टेक्निकली अभी करवाना इसको क्राइम था, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं है। तो सुपर पोजिशन के बाद ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक अलग ही मज़ा होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, सुपर पोजिशन के बाद ऐसे क्वेश्चन को करने का एक अलग ही मज़ा होगा, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ओके आओ चलो, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको पढ़िए। हाँ तो डियर ये क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से पढ़ा और अच्छे से, और आपको ये क्वेश्चन लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, और मज़ा भी आएगा आपको। देखो क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस प्लस 4q एंड q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 1 है कि l है, 1 है, एट पॉइंट एट डिस्टेंस 0, 1/2 एंड 1 respectively. What should be Q in order to make the net force on Q be 0? तो ये क्वेश्चन अपने आप में प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे होगा। इधर देखो, ये एक लाइन है, ये क्या है, ये एक लाइन है। ओके, अब यहाँ पे मैं ये मान ले रहा हूँ यहाँ पे कि ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ 0 है। तो 0 पे देखो ध्यान से, 0 पे ही एक चार्ज रखा है, 0 पर ही देखो +4q, यहाँ पे एक चार्ज रख दो +4q, यहाँ पे एक चार्ज रख दो क्या q, और यहाँ पे एक चार्ज रख दो स्मॉल q। चलो थोड़ा सा पेन चेंज करके मस्त बना देते हैं इसको, ये है और ये है। अब चलो थोड़ा सा और पेन में लेते हैं, कलाकारी करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये +4q है, ठीक है, और ये q है और ये q है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये 0 पे है, ये 1/2 पे है, और ये 1 पे है। अच्छा ये भी ठीक है। व्हाट शुड बी द क्यू इन ऑर्डर, अब ये कह रहा है कि ये कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। तो ज़रा तुम बताओ हमें मेरे भाइयों कि इस पर अगर ये फोर्स लगाए, अगर इस पर ये 4q लगाए तो ये इधर को लगाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे लगा, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये लगा, ये इसका मतलब हुआ F/3/1 इधर को लगाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर इस पे फोर्स 0 करना है तो ये जो q है इसको किधर लगाना पड़ेगा फोर्स, ये बताओ। तो इसको इधर लगाना पड़ेगा फोर्स, इसको इधर लगाना पड़ेगा फोर्स। इसका मतलब ये होगा F/3/2। चलो इस, अब दोनों फोर्स इक्वल भी होने चाहिए। इसका मतलब कैसे होगा कि अब पहले वाला F31, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा डियर, आपको ये करना पड़ेगा कि F31 बराबर F32, यही तो करना पड़ेगा। तो चलो इसको कर देते हैं, चलो इसको कर देते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा माय डियर, अब F31 निकालोगे तो Q1 कितना है 4q, Q2 कितना है q, और अपान में
अपान में क्या, इन दोनों के बीच की दूरी 1 स्क्वायर हो जाएगी। चलो ठीक है, इसको बराबर करना पड़ेगा F32 के, तो ये क्या होगा, K होगा। Q1 की जगह पे यहाँ पे Q रखोगे, लेकिन साइन जो है, साइन आपको माइनस लेना पड़ेगा, आपको माइनस लेना पड़ेगा तभी अपोजिट लग पाएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले ही लगा दो, इनटू Q और अपान में डियर बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है, हाफ है। तो हाफ का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और 4 नीचे ना जाने की बजाय ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब दोनों बराबर कर दो, तो K से K कटा, Q से Q कटा, और 4 से 4 भी कट गया। क्या कहते हो, 4 से 4 भी कट गया, तो यहाँ पे आएगा Q बराबर माइनस Q। Q बराबर क्या आया, माइनस Q। जरा ध्यान से देखो, तो जरा ध्यान से देखो, ऐसा आ रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो, ऐसा आ रहा है क्या कि Q बराबर माइनस Q आ रहा है क्या, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो जरा देखिए, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो क्वेश्चंस अभी अपने पास बहुत ढेर सारे हैं, अभी अपने पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। मैं चाहता हूं, अभी अपने पास ये क्वेश्चन है डियर, इसको भी आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्राई करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, और मेरे ख्याल से जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप हमें क्या करिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे मेरा पूरा ये विचार है कि मैं ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जा रही है, 1 घंटा 6 मिनट लगभग हो चुकी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका लेक्चर जो हो वो बोरिंग बने, इसलिए मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ डियर। अगली वीडियो जो आपके लिए आएगी उसमें रिमेन्स क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे, और साथ में उसके बाद अगला टॉपिक अपना होगा वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स, यानी कूलम्स का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ओके, तो ठीक है डियर, आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ऐसे ही ज़बरदस्त लगे रहिए डियर, जिससे कि हम लोगों की ये जो जर्नी है, ये जो हम लोगों का सफ़र है फ्रॉम बेसिक टू नीट और IIT JEE, वहाँ तक हम लोग पहुँचें। चलिए, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, ओके, टाटा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।